हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। तो भाई वक्त आ गया है एपिसोड नंबर 9 सोलो लेवलिंग सीजन 2 का। यार अभी देखकर बैठे हैं। इसकी रिएक्शन अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आ गया होगा, यहीं कहीं पे लिंक डाला होगा। तो भाई इस एपिसोड को अगर मैं एक वर्ड में सम अप करूं तो वो वर्ड है इमोशनल। इतने इमोशंस भरे थे इस एपिसोड में। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिनको वापस उसी डीमन रियल में खड़ा है जहां पर अपने पिछले एपिसोड में उसने बैरन को हराया था। बैरन की लाश वहां पर वैसे ही पड़ी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे फाइनली फाइनली अपनी वो तीसरी आइटम मिल चुकी है जिससे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्रिएट करेगा। जैसे ये बिना किसी को टाइम वेस्ट किए फौरन से उसको क्राफ्ट करता है और दूसरी तरफ से जैसे ये क्राफ्ट करता है वहां से हम देखते हैं आयरन ड्रैगन को पकड़ के ला रहा है भाई। और ये अराइज करता है ड्रैगन को और शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका है हमारे रेड ड्रैगन भी। उसका नाम रखता है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसे याद आता है कि इस पूरे इस ट्रेजर्स मेड रिवॉर्ड्स में इसे एक रून भी मिला था। और जैसे ही ये उसको एब्जॉर्ब करता है इसे पता चलता है इसकी पावर है शैडो शैडो एक्सचेंज की। इसका मतलब ये है कि ये उसके थ्रू अपनी किसी भी शैडो के साथ अपनी जगह बदल सकता है उसको इस्तेमाल कर यहाँ पर। क्योंकि ये दूसरी तरफ जो इसकी साथी है वो ये चाह रही होती है कि यार कि चलो थोड़ा सा पार्टी वगैरह करते हैं, हमने एंजॉय किया, हमने इतना इतना एफर्ट करके अपने इस बैरन को हराया, तो एंजॉय बनता है, पार्टी बनती है। लेकिन ये कहता है कि इसके अंदर भाई जाहिर सी बात है इसने इतने टाइम लगाकर इस रून को इस एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल किया, ये फौरन से उसको इस्तेमाल करना चाहता है और अपनी शैडो एक्सचेंज की पावर को इस्तेमाल कर ये जो शैडो जिसने पिछले एपिसोड में शहर में भेजी थी ना, ऐसे घूमने के लिए, ध्यान रखने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, उनके साथ स्विच करता है ये अपने आप को। और भाई मोमेंट है, हमें इसकी नई पावर मिल चुकी है फाइनली। और ये जाता है सीधा बैक टू द हॉस्पिटल जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसकी माँ जो है वैसे ही अपने वो डीप स्लीप में है। और उसका उसका हमें पीछे ना उसका एक और निशान दिखाया जाता है, एक जलन का निशान, एक जला हुआ था पानी से, जो कि इसके बचपन में इसके साथ इस हादसा हुआ था। इसने गलती से डरा दिया था और उसकी माँ जी के हाथ से वो पानी गिरा था इसके, और पीछे से सारी वो बॉडी जो है वो नेक के पीछे से सारी जल गई थी। हमें उसके उस जख्म के ऊपर पूरा जूम इन करके उसके बारे में दिखाया जाता है, उसकी बैक स्टोरी पता चलती है और वो सोच रहा होता है उसके बारे में। और फाइनली वो एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है और भाई साहब क्या बीजीएम होता है यहाँ पर। और जैसे ही एलिक्सर ऑफ लाइफ का कतरा वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी उसकी माँ जी को वो उठा के पिला रहा होता है, उससे हम लोगों के भी गूज़बम्प्स आए होते हैं और पूरा मोमेंट पूरा एक इमोशनली वाइब क्रिएट होती है। क्योंकि हम भी शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि यार ये शुरू से अपनी काम मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, जब से ई रैंक हंटर था, अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, बहन का ख्याल रखने के लिए, और फाइनली फाइनली ये अपनी माँ जी को एलिक्सर ऑफ लाइफ दे रहा है। इसके बाद थोड़ा-सा मोमेंट ऑफ साइलेंस आता है, यहाँ पर हम कुछ फ्रेम्स को स्विच होता देखते हैं, दूसरी तरफ उसकी बहन को दिखाया जाता है कि वो उसकी भी बॉडी रेस्टलेस सी हुई हुई है, वो भी कुछ अजीब से ख्यालों में और सोच रही है। और एक तरफ हम इसको देखते हैं और चाँद का एक शॉट देखते हैं, वो चाँद को देखती है अपने एक स्टोर मार्केट से निकलकर, और वो चाँद स्विच होता है और वो फ्रेम वापस आता है, हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर इसके जो रूम है, इनके इनकी इसकी माँ का, उसके रूम के साथ वो चाँद के सीन को कनेक्ट करते हैं। और भाई साहब वहाँ पे लाइट आती है, इसकी पूरी माँ की बॉडी ग्लो करती है और हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता पहले। पहले हमें जिन्हों के एक्सप्रेशंस के ऊपर इसका फ़ोकस होता है, मेन फ़ोकस होता है कैमरे का, और हमें दिखाया कैमरे का और हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब फुल इमोशनल होकर जब वो बिल्कुल एक हैरानी के साथ और एक अजीब-सा चेहरा बना के देख रहा होता है, हम समझ जाते हैं उसी वक़्त कि भई काम हो गया है। और जैसे ही फ्रेम वापस आता है और माँ जी जो है उठ के बैठी होती हैं, और यहाँ पर बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जिन्हों के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हम उसकी जर्नी को प्रॉपर फ़ॉलो कर रहे थे उस तरह से। और दोनों माँ-बेटे एक-दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इसी तरह दिखाया जाता है कि अगली सुबह ये अपनी बेटी से मिलती है और ऐसे ही सेम वो भी ऐसे ही रोने लगती है। उसके बाद जब ये वहाँ यहाँ से निकलते हैं, दूसरी तरफ हमें लेके जाया जाता है स्टोरी जेजू आइलैंड की स्टोरी की तरफ। हम वहाँ पर देखते हैं कि भाई साहब एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है चेयरमैन की तरफ से, और वो अनाउंस करते हैं अपनी चौथी रेड जेजू आइलैंड में। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक बार में हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट विक, वो बैठा है और साथ में एक और एस रैंक साथी है। वही एस रैंक साथी जो कि एपिसोड 1 में आपको याद होगा कि एक हीलर आया था एस रैंक स्टार्टिंग में ही। वो बंदा यहाँ पे बैठा होता है जीजू आइलैंड में जब आया था। तो उससे वो बात कर रहा होता है कि उसे बता रहा होता है कि अब हम जाने वाले हैं, और वही जो फोर्थ रेड है उसी के हवाले से बात कर रहा होता है। और कहता है कि यार वो जो हीलर है वो कहता है कि यार तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि वहाँ पे हमारा पिछला साथी भी फँस गया था, वो मारा गया था, तुम फिर भी जाना चाहते हो? और ये आगे से कहता है कि भई इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ। यही मेरी वजह है कि मुझे अपने के नेशन को बचाना है, और इस तरह से पैट्रियोटिक बातें करता है। वो कहता है भई तुम कब से इतने पैट्रियोटिक हो गए? इस तरह, और फिर कहता है कि भई वो साथी भी ऐसी ही बातें किया करता था। यहाँ पर खैर वो इसे कहता है कि अगर तुम मुझे ले जाने साथ ले तुम्हारा इरादा अगर मुझे साथ ले जाने का है तो मेरी तरफ से मना है। इससे पहले ये अपना जुमला कंप्लीट कर पाता है तो वो सामने से कहता है कि मैं तुम्हें साथ ले जाने नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड बाय कहने आया हूँ।
ये कहकर यहाँ से सीन स्विच होता है, वापस हम देखते हैं कि जो फाइनली जिन्हों की माँ है वो अपने घर आ चुकी है, वो घर को देखती है। जिन्ना ने यहाँ पे 2-4 दिन में जितनी देर जिन्हों बाहर रहा है, डीमन कैसल में, डीमन रैम में रहा है, उसने भाई घर की हालत खराब की हुई है। तो वही माँ जी पहले हाथ कहती हैं चलो तीनों मिलके करते हैं सफाई। तो घर की सफाई की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई चेयरमैन आके हमारे जो ए रैंक हंटर एसोसिएशन का उससे पूछते हैं चोई से कि भाई तुम बताओ क्या तुम्हारा जो है हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बार-बार हमारे इसके जिन्हों के साथ, क्या अब तक हो पाया कि नहीं? वो बताता है यार फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है। लेकिन इससे पहले वो एक और हंटर का ज़िक्र करते हैं जिसके बारे में वो बताते हैं कि यार ये अमेरिका का टॉप क्लास मिलिट्री पावर का हंटर है और ये यहाँ से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमसे मिलने आया और कहता है ये कि भाई यहाँ से गुज़र रहा था। इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके ये आगे जाके ये ज़रूर इसका कोई ना कोई प्लॉट पॉइंट निकल कर आएगा। वहाँ पर जिन्हों को बुलाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई जिन्हों आ गया और जिन्हों से मिलता है चेयरमैन से बताते हैं कि भाई देखो इस तरह से 4 दिन में हमने निकलना, चौथी रेड है तो तैयार रहो। ये और वो जिन्हों से पूछता है यानी कि क्या तुम साथ आना चाहोगे? अब जिन्हों सोचता है पहले कि यार हाँ, लेवलिंग अप के लिए तो बड़ा बहुत बेस्ट सीन है, वहाँ पे जाएगा, इतनी-इतनी आंट्स को मारेगा, इतनी पावरफुल होंगी जितनी ज़्यादा, क्योंकि इसका ज़ाहिर-सी बात है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका अपोनेंट होता है, यही उतना ही ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग बनता जाता है उसको डिफीट करने के बाद। ये उससे पहले से एक्साइटेड होता है, फिर सोचता है कि लेकिन एक सेकंड, पावर अप करना ही क्यों है अब? मतलब कि यार अब तो इसे यानी कि स्टार्टिंग में इसका क्या गोल था कि भाई बहन की पढ़ाई वगैरह देखनी थी और माँ जी का खर्चा था, माँ जी हॉस्पिटल में है उसकी और यही दोनों इसकी ज़िंदगी थी। अब माँ जी को तो इसने रिवाइव कर लिया। तो ये सोचता है कि यार ये कैसे? अब ये क्यों जाएगा उस रेट में? अब ये इससे पहले कि जवाब दे पाता अपना कि एकदम से ये एक प्रॉपर एनर्जी वेव को फ़ील करता है और दूसरी तरफ से चेयरमैन कहते हैं कि वाह! तुम इतनी दूर से भी इसे फ़ील कर सकते हो। तो हम समझते हैं कि यार ये सिस्टम का ग्लिच नहीं है, ये कोई बाहर से कोई चीज़ है। चेयरमैन बताते हैं कि भई एस रैंक हंटर्स इकट्ठे हुए हुए हैं और वार्म अप चल रहा है। ठीक है? इससे और वो जिन्हों को सीधा उस जगह पर ले जाते हैं, उस एरिना में ले जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रेज़िडेंट वीक है, वो दूसरे गिल्ड के एक चेयरमैन माँ से लड़ाई कर रहे होते हैं और भाई चेयरमैन माँ बहुत ही हैवी पड़ रहे होते हैं बेड पे और भाई चेयरमैन जो है पूरे हैवी पड़ रहे होते हैं प्रेज़िडेंट पे। तो यहाँ पर जिन्हों ये देख ही रहा होता है फाइट को, बोलता है यही बोलता है एग्ज़ैक्टली कि भाई प्रेज़िडेंट साहब तो ज़रा हल्का मालूम पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे जो अल्टीमेट हंटर है वो बताते हैं कि भाई देखो अब भी ये बंदा अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की तो वो सामने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अपनी फॉर्म ही बदल लेता है। यहाँ पे वो बात करता है जिनको कि अच्छा तो यानी कि जो हंटर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये बातें सिर्फ रूमर्स नहीं है, सिर्फ हल्का सा टीज किया जाता है, हमें कुछ प्रॉपरली दिखाया नहीं जाता। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है हमारे जापानीज एस रैंक हंटर्स की। 10 एस रैंक हंटर जो जापान ने भेजे हैं इस जेजू आइलैंड की चौथी रेड के लिए, वो लोग आते हैं और हम उनको भाई आते ही रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है, पूरी वाइब चेंज हो जाती है। हम देखते हैं भाई रूम में अब एक अलग सी एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है और वहाँ पे बात करते हैं तो आपस में ना जापानीज लोग बात कर रहे होते हैं तो आपस में एक उनकी एस रैंक हंटर कहती है कि देखो यार ये लोग मुझे उतने पावरफुल फील नहीं हो रहे। यही सुनकर वहाँ पर मौजूद एक गिल्ड का चेयरमैन आता है और कहता है भाई क्या मतलब पावरफुल फील नहीं हो रहे, मतलब क्या है तुम्हारा? तो पीछे से चाहिन आती है और कहती है कि भाई देखो कोई मसला ट्रबल तो नहीं कर रहे तुम लोग कोई? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसने इस जापानी हंटर ने हमें वीक बोला है, ये ऐसा कैसे कह सकती है? अब ये बात चली रही होती है कि पीछे से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर जापानीज हंटर का एक एस रैंक हंटर कहता है कि भाई चलो फिर ऐसा करते हैं, एक फ्रेंडली मैच कर लेते हैं। एस रैंक हंटर्स वर्सेस एस रैंक हंटर्स, और कोई नहीं होगा, कोई ए रैंक हंटर नहीं होगा। ये लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है, एक फ्रेंडली मैच कर लेते हैं, वैसे भी हमने क्या कहते हैं आगे बैटल पे तो जाना है, वार्म अप भी कर रहे थे तो इसी बहाने वार्म अप भी हो जाएगा। तो रूल सेट करते हैं और रूल से हमारे जो प्रेसिडेंट ये सेट करते हैं कि भाई अगर किसी ने किसी को कलाइयों से पकड़ लिया, उसकी बैक पे टच कर लिया या फिर जमीन पर गिरा दिया तो वो बंदा भाई हार है, उसके लिए वो गेम से बाहर है। तो ये फाइनली वो रूल डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग वन ऑन वन नहीं करने वाले, ये बैटल होने वाला है, ग्रुप बैटल होने वाला है, क्योंकि वैसे भी तो भाई क्योटिक होने ही वाला है हमारा जेजू आइलैंड पे जो बैटल है, तो क्यों ना ये उसके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वो लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है और फाइनली 4 वर्सेस 4 हंटर्स आते हैं, क्योंकि चेयरमैन आगे से कहते हैं यार देखो मेजेस को आप इस तरह से ना, इस तरह की स्ट्रेंथ की बैटल में आप नहीं लेकर आ सकते, तो मेजेस को वो हटाते हैं और इस तरह से जिनको इस बैटल का हिस्सा नहीं होता, ना ही हमारे अल्टीमेट हंटर होते हैं, और 4 हमारे जो हंटर्स हैं उस तरफ से आते हैं, 4 उस तरफ से हमारे इस साइड पे होती हैं, चाहे मौजूद होती हैं और प्रेसिडेंट तो होते ही हैं और साथ में 2 और हंटर्स होते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह से और उनके 4 हंटर्स आते हैं जापानीज के। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होने वाली होती है उसी मोमेंट पे ये लोग एपिसोड को क्लोज कर देते हैं। यार बहुत मजेदार चीज छोड़ा इन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए, मेरे से वेट नहीं हो रहा देखने के लिए यार कि ये लोग फाइट में आगे क्या करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस फाइट को देखने में।
आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है कौन जीतेगा और किस तरह से किस तरफ ये बैटल जाएगा? क्या जापानीज़ एस रैंक हंटर जिस तरह से प्रेज़ेंट किया जा रहा है वाक़ई में इतने ताकतवर हैं? क्या एक अलग ही लेवल पर हैं इधर से इनके इनके मुकाबले में? तो ये देख कर ही पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप लोग बताएँ। यार मैं फिर से वही बात करूँगा कि जिन्हों के बाप को इन लोगों ने नक्शे से ही मिटा दिया भाई उसके बारे में, लेकिन एक सटल सा रेफरेंस आता है, मुझे याद है एपिसोड के बीच में जब मार्श के घर आती है तो वो एक सटल सा रेफरेंस देती है कि भाई तो क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे से कॉन्टैक्ट किया है? बस वही एक हल्की सी बात होती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। वो हल्का सा बताती है कि यार वो कि मैंने उनको बड़ा पसंद किया क्योंकि वो उनका काम भी ज़िंदगियाँ बचाना था और तुम भी हंटर बन चुके हो तो तुम भी यही करते हो। इसके लेकिन इस चीज़ के साथ जिन्होंने इन्होंने हमें छोड़ा है कि भाई एक एस रैंक वर्सेस एस रैंक टीम फाइट वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं ये कैसा था? लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।